तो बेटा चैप्टर नंबर 4 है रक्त चिकित्सा अध्याय। तो रक्तपित ऐसे देखो मॉडर्न में तो कोई ऐसी एंटिटी है नहीं कि उसको रक्तपित कह दें हम लोग, लेकिन ऐसी कोई भी कंडीशन जहाँ पे रक्त स्राव की टेंडेंसी हो उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि रक्तपित है ना, अलग अलग स्थान से कि रक्त का स्राव हो रहा है। तो रक्तपित किसी भी तरह का स्राव हो जहाँ ब्लड आपको लगता है कि रीस रहा है शरीर के अंदर, कह लो ऐसी कोई कंडीशन, तो वो रक्तपित है। बहुत कॉमनली जो आपसे पूछी जाती है वो है एपिस्टैक्सिस। तो उसमें जो सवाल पूछा जाता है अब तो आप लोग वो भी पढ़ चुके हो। तो बोलो कहाँ से ब्लीडिंग होती है इसमें? लेफ्ट प्लेक्सस नोट। लिटिल्स एरिया। मतलब नासा में भी लिटिल्स एरिया होता है। और उसी को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका? बोलो। हेजलबैक कीजल एरिया। बैक्टीरिया कीजल केजलबैक्स बैक। एरिया। ठीक है ना, तो लिटिल्स एरिया और केजलबैक एरिया। तो यहाँ से ये ब्लीडिंग होती है, जो नासागत रक्तपित हम लोग बात करते हैं। ठीक है, नहीं बता दो, आपको एनाटॉमी के लेक्चर में मिल जाएगा। फिलहाल अभी देखते हैं, कंटिन्यू करते चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। महागत टर्म आई है रक्तपित के लिए, शोथ के लिए और राजक्षमा के लिए। जिनको नहीं पता जल्दी से ट्रिक लिख लोगे। तो उसमें क्या है कि महागत के नाम है वो 8 महागत होते हैं, तो लिख लो महागत चरक के। तो पहले रोग के नाम लिख लो। लिखो वात व्याधि, वात व्याधि, मधुमेह, वात व्याधि, मधुमेह, अपस्मार, अपस्मार, शोथ, शोथ और गुल्म। और लिखो उदर रोग, उदर रोग, कुष्ठ और राज्यक्षमा। तो टोटल बेटा 8 रोग हैं। हम एक ट्रिक के सहारे याद करते हैं। ट्रिक क्या है कि मान लो एक मधु है लड़की और एक कुश है ना, कि दोनों मजिशियन हैं। तो मधु के शो में कोई नहीं आ रहा देखने के लिए, लेकिन कुश का जो है वो शो हाउसफुल जा रहा है, उसका राज चल रहा है कि इतने लोग आए हैं शो देखने। तो उसके लिए ट्रिक है ये कि क्या बात है मधु। लिख लोगे क्या बात मधु, मतलब वात व्याधि और मधु में क्या बात मधु, आपका शो गुल, कि आपके शो में कोई भी नहीं है, गुल है बिल्कुल। आपका अपस्मार, शो से शोध, गुल यानी गुल। उधर कुश का राज, और दूसरी तरफ कुश जो है राज कर रहा है अपने शो में। तो उधर यानी उधर रोग, कुश यानी कुष्ठ, राज यानी राज्यक्षमा। तो क्या बात मधु, आपका शो गुल, उधर कुश का राज। तो ये सारे रोग महागत होते हैं बेटा। तो एग्जाम में कभी आपसे पूछेगा कि महागत कौन सा है, ठीक है, ऑप्शन रख के देगा। तो 8 तो मैंने आपको सुना दिए कि वो 8 महागत हैं। इसके अलावा जब चरक चिकित्सा आप पढ़ते हो तो ये 3 रोग और हैं जिनके लिए महागत शब्द आया, रक्तपित्त, शोथ और राज्यक्षमा। तो वहां भी देखा आपने शोथ तो राज्यक्षमा वहां भी देखा। एक रक्तपित्त और आया अलग से यहाँ पे, जिसको महागत कहा गया। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि महागत कौन सा है और एक ही कंसिडर करना हो कोई, तो बेस्ट आंसर जो है वो है आतत्वाभिनिवेश। तो ये स्पेशली याद रखोगे, एको महागदा, आतत्वाभिनिवेश। जब मैं अपस्मार आपको पढ़ाऊंगा उसी के साथ ये कंडीशन पढ़ाऊंगा, आतत्वाभिनिवेश। तो एक महागत पूछे आपसे कौन सा है तो आंसर लगाना है आतत्वाभिनिवेश। अगर ये नहीं दिया ऑप्शन के अंदर तो किसको कंसिडर करना है, जो 8 आपको भी लिखा है कि क्या बात मधु, आपका शोगुल, उधर कुश का राज। अगर वो भी नहीं दिया मान लो किसी वजह से, तो ये रक्त पित्त और है अलग से एक रोग जिसके लिए महागत शब्द आया। इसको भी कंसिडर कर सकते हो उस कंडीशन में। क्लियर? पहली प्रायोरिटी आतत्वाभिनिवेश रहेगी, इसको स्पेशली याद रखना। तो एको महागदा, आतत्वाभिनिवेश। नेक्स्ट बेटा कह रहे हैं कि रंजक पित्त का स्थान कहाँ होता है। देखो बात क्या है यार, रंजक पित्त की बात क्यों कर रहे हैं? जब भी रक्त की बात होगी तो वहां रंजक पित्त की बात होगी। आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि रंजक पित्त हमारे यकृत में रहता है, मेनली यकृत में बताया गया है। और रस का रंजन जो होता है, यानी जो रस हम भोजन करते हैं वो डाइजेस्ट होता है पार्ट, उसके बाद रस धातु बनती है पहले। तो रस धातु जो है उसका कोई कलर नहीं है, कहने का मतलब उसका जो रंजन होगा, जो कलर मिलेगा उसको, वो हृदय में जाके मिलता है। हृदय में जाके वो रक्त कलर का हो जाता है, तब उसको रक्त कह देते हैं। तो रस और रक्त में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज है, बस वो कलर है। तो उसको कह देंगे रक्त। और जिसमें कलर नहीं है तो वो हो जाता है रस। क्लियर? तो यहाँ रंजक पित्त का स्थान बता रहे हैं कि जो कलर करने का काम करता है। सुश्रुत ने इसका स्थान बताया यकृत और प्लीहा, मतलब लीवर और स्प्लीन। वाग्भट ने आमाशय स्थान बताया है इसका। और शारंगधर ने
यकृत स्थान बताया है। और यही देख पा रहे हो कि रंजन जो होता है वो हृदय के अंदर होता है, ये बात याद रखना। स्थान पूछे मेनली यकृत को कंसिडर करता है, और रंजन कहाँ होता है? हृदय के अंदर होता है। ये जो पूरी मीटिंग चल रही है रक्तपित्त वाली, चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4, तो कह रहे हैं बातचीत कहाँ हो रही है? तो पंचगंगे, तो कह रहे हैं पंजाब में, और वो गंगा के किनारे। पंचगंगे वर्ड आया श्लोक नंबर 3 के अंदर। ठीक है, तो पंचगंग यहाँ पंजाब को कहा गया। तो ये ध्यान रखोगे आप कि इस चैप्टर में पंचगंगा मतलब क्या है। तो पंजाब। एक पर्याय देख पा रहे हो अग्निवेश का, अग्निवर्चसम। ये पर्याय है, देख लेना, तो समझ में आ जाएगा अग्नि अग्नि। श्लोक देख पा रहे हो, महागधे महागदम महावेगम अग्निवच शीघ्रकारी, ऐसा करके श्लोक है। तो पूछेगा किस रोग के लिए कहा गया? कि इसके लिए महागत शब्द भी आया है, बहुत वेग के साथ व्याधि आगे बढ़ती है, अग्नि के समान शीघ्रकारी है, जल्दी से फैलने वाली। तो कौन सी व्याधि है? रक्तपित्त। आपकी बुक्स के अंदर 5 नंबर श्लोक फर्स्ट हाफ है। रख के ऐसा पूछता है किसके लिए कहा गया। नेक्स्ट है संप्राप्ति। तो कह रहे हैं तस्य उष्मणा द्रवो धातुर धातु प्रसिच्यते। देखो, काफी बड़ा श्लोक है, आपको रटना नहीं है, इसका मतलब बता दे रहा हूँ। कह रहे हैं कि पित्त की उष्मा से मांस आदि धातुओं से उनका द्रव निकलता है, और इस तरह जब वो द्रव आके रक्त में मिल जाएगा ना, तो रक्त बढ़ जाता है अपने प्रमाण में। और रक्त जब प्रमाण में बढ़ जाता है तो वो हेमरेज की फॉर्म में, मतलब ये रक्त का स्राव होना, उस तरह से दिखाई देता है। तो आपको ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, बस ये श्लोक पहचान लेना कि उष्मा से द्रव आ गया, ठीक है, धातुओं से निकल गया। तो बस ऐसी बात है। तो ये संप्राप्ति है रक्तपित्त की, पहचान लेना एटलीस्ट। कह रहे हैं रक्तपित्त क्यों कहते हैं इसको? तो निरुक्ति लिखी, सामान्यात गंध वर्णयो रक्तस्य, कि रक्त के समान ही ये जो रक्त आता है रक्तस्राव में, तो वो रक्त जैसा ही होता है, कुछ डिफरेंशिएशन तो होता नहीं, सेम ही होता है। तो सेम होने से गंध में और वर्ण में उसको रक्त कहा जाता है। अब यहीं पे एक बात याद रखोगे, यहाँ देख पा रहे हो रक्त के समान गंध और वर्ण होने से इसको रक्तपित्त कहते हैं। ठीक है, तो एक सवाल बनता है इसके ऊपर कि रक्त के किस गुण की वजह से व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। अक्सर देखा होगा ना कि कहीं रक्त होता है तो लोग बेहोश हो जाते हैं, खासकर वेजिटेरियन लोग हो या किसी ने हिंसा ना देखी हो कभी। तो उसका आंसर क्या है? रक्त की गंध की वजह से। और गंध क्या है? तो वो भी लिख लो, विसर्गंधता। रक्त की गंध कैसी होती है? विसर्गंध होती है। ये वर्ड लिख लेंगे, तो लिख लोगे रक्त की विसर्गंध की वजह से मूर्छा। क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं कि ये पित्त कहाँ आश्रय करके रहता है? तो यकृत और प्लीहा का आश्रय करके रहता है। लक्षण क्या है कफज रक्त पित्त के? कि पांडुता होगी, वातिक में फेन दिखाई देगा साथ में। पित्त वाले में देखो वो जरूरी है। श्लोक नंबर 12 है आपकी बुक्स के अंदर। कह रहे हैं गोमूत्र सन्निभम, कषायाभम कृष्णम और गोमूत्र सन्निभम। तो ये ध्यान रखोगे, गोमूत्र के जैसा कौन सा है? पैत्तिक। याद रखना, लोग जनरली कफ के साथ रिलेट करते हैं गोमूत्र गंध को, या गोमूत्र कहीं वर्ड आ जाए तो, लेकिन यहाँ पित्त के साथ है, गोमूत्र सन्निभम। नेक्स्ट कह रहे हैं मेच का गार। मेच का गार यानी रंग बिरंगा, जिसमें बहुत सारे कलर मिले हुए हों। धूमाद अंजनाद सन्निभम, कि धुएं के जैसा, अंजन के जैसे कलर का, थोड़ा ब्लैकिश। तो पित्त की वजह से जल जाती हैं चीजें, तो उस तरह समझ लो। तो याद रखना है मेनली बेटा कि गोमूत्र सन्निभम और मेच का गाराभम दोनों शब्द पैत्तिक रक्तपित्त में आए हैं, स्पेशली याद रखोगे, बाकी नहीं खास है। क्लियर? ये वात का नॉर्मल कैरेक्टर है फेन का आना, फेन यानी बबल्स, तो वात के साथ मिलता है, तो कुछ अलग चीज नहीं है कि रटनी है हमें। नेक्स्ट आ जाएंगे, रक्तपित्त। तो इस रोग में रंजक पित्त की दृष्टि होती है, जो रंजन करने वाला पित्त है ना, उसकी दृष्टि होती है, सवाल पूछा जाता है। जबकि एक रोग आगे आप पढ़ोगे रक्त का ही, पांडु, जिसको एनीमिया के साथ रिलेट करते हैं, पूछते हैं उसमें किसकी दृष्टि होती है? तो उसमें साधक पित्त की दृष्टि होती है, साधक पित्त। ठीक, यही लिख लो साधक पित्त का फंक्शन, एक सवाल आता है तो ब्रैकेट में लिख लोगे, मनोअर्थित अभिलाषा पूर्ण कराने वाला। मनोअर्थित यानी जो आप चाहते हो, आपका मन जो चाहता है वो पाना चाहते हो, तो ये जितना स्ट्रोंग होगा साधक पित्त, उतना स्ट्रोंगली आप उस चीज को पाने में लग जाओगे। तो साधक पित्त की दृष्टि पांडु के अंदर होती है। दूसरा साधक पित्त जो है ये क्या कराता है? मनोअर्थित अभिलाषा पूर्ण कराने वाला। क्लियर? आगे देखें, साध्य साध्यता। तो एक दोषज और ऊर्ध्वक वाला साध्य है, मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही दोष का इन्वॉल्वमेंट है।
प्लस रक्त कहाँ से आ रहा है, शरीर के ऊपरी हिस्से से, कि मान लो नासा से आ रहा है, मुख से आ रहा है, तो ये वाला कह रहे हैं कि साध्य है। दुई दोषज हो या अधोग हो, यानी गति जो हो रही है रक्त की नीचे के मार्ग से हो रही है, मान लो गुद मार्गत रक्तपित है ना, मूत्र मार्गत रक्तपित है, तो ऐसा वाला जो है वो याप्य है, याप्य। त्रिदोषज कंडीशन है, दोनों मार्गों से रक्त आ रहा है, मान लो मंदाग्नि है बिल्कुल, बिल्कुल क्षीण हो चुकी है, दोष बहुत बढ़े हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन तो असाध्य की होंगी। जो भी एक्सट्रीम कंडीशन है वो असाध्य की होती है। क्लियर है? तो ऊर्ध्वक वाला साध्य है, अधोग वाला याप्य, और उभयक वाला असाध्य है। ऐसा याद रखोगे मेनली। रक्तपित कह रहे हैं इसकी गतियां दो ही मार्गों से होती हैं, ऊपर के मार्गों से और नीचे के मार्गों से। तो शरीर के ऊपर के मार्ग जो 7 छिद्र हैं, आंख नाक कान मुंह ये सब जो हो जाते हैं, तो 7 छिद्रों से गति होती है ऊपरी मार्ग से। और जो दो मार्ग की गति होती है वो 2 छिद्रों से होती है। इन गतियों के आधार पे रक्तपित के 3 भेद भी कर दिए गए, कि एक में ऊपर से गति, एक में नीचे से गति, एक में दोनों मार्गों से गति हो रही है, इस तरह करके। तो 3 भेद होते हैं और 2 गतियां होती हैं, ऐसा याद रखोगे। और कह रहे हैं कि यदि असंख्य छिद्रों से रक्तपित हो रहा हो, मतलब असंख्य छिद्रों से रक्त आ रहा हो, तो ऐसी गति अंत करने वाली है, यानी असाध्य है। और देख लेंगे, हिंदी पढ़ लेंगे, कुछ खास नहीं यहाँ पे। कह रहे हैं दो दोषों वाला, शांत होकर पुनः पुनः होने वाला, ठीक है, मार्ग परिवर्तन करके होने वाला रक्तपेद, ये सब याप्य होते हैं, इस तरह वाले। हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, या फिर एक मार्गी बलवान व्यक्ति का होने वाला रक्तपेद नूतन हो, तो वो सब साध्य होता है। कॉन्सेप्ट है कि रक्तपित यानी उष्णता वाली कंडीशन है, तो यहाँ देख पा रहे हो कि हेमंत ऋतु हो, शिशिर ऋतु हो, तो ठंडी ऋतुएं होती हैं। इनमें कोई कंडीशन होगी तो आसानी से ठीक हो जाएगी ऐसी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अगर आपने जल्दी ही रोक दिया, मान लो रक्त बह रहा है और आपने रोक दिया उसको, तो ये माना जाता है कि शुरू में अशुद्ध रक्त है, उसको रोकना नहीं चाहिए। अगर आपने रोक दिया तो कौन सी व्याधियां हो सकती हैं? कुष्ठ, अर्श, बुद्धि इंद्रिय उपरोधनम, है ना, बुद्धि इंद्रियां ठीक से काम ना करें, कुष्ठ हो जाए, अर्श हो जाए। तो रटना नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि रक्त पित्त को शुरुआत में नहीं रोकते। और ये सवाल बल्कि यहां से नहीं पूछा जाता, ये सवाल पूछा जाता है अतिसार से। किसी को डायरिया होता है, कभी देखा होगा, एकदम से ही उसको रोकने के लिए कोई मेडिसिन नहीं देते, ठीक है ना। मेडिसिन तब दी जाती है जब हमें लगता है कि हाँ ज्यादा फ्लूइड लॉस हो गया बॉडी से, मान लो, तब ऐसी मेडिसिन देते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते रहते हैं प्रॉपर, कि वो कमी ना हो। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी है कि रक्त को रोकना नहीं है। कह रहे हैं अगर प्यास लग रही हो रक्तपित के रोगी को, तो क्या देना चाहिए? तो हीबेर आदि पानीय, तो इसमें हीबेर है और कुछ द्रव्य है, आप बस याद रखो, हीबेर आदि पानीय का प्रयोग कराते हैं पिपासा लगेगा रक्तपित के रोगी को। और क्या पथ्य है रक्तपित के रोगी को अगर उसको विबंध हो जाए? बहुत बहुत जरूरी सवाल है। सुमित, जी सुमित, सर। बेटा किस विबंध में कंस हरितकी का प्रयोग करते हैं? सर ये योग रचना करने बताया। बताया तो योग रत्नाकर ने, ठीक है, लेकिन कहाँ करते हैं? चलो और कोई। ऑप्शन रक्त पित्त आम्ल में पित्त विबंध आम्ल होते हैं। आम्ल पित्त ठीक है, आम्ल पित्त में तो पानी अम्ल, विबंध। पित्त में सर। ठीक है, चलो अच्छी बात है, योग रत्नाकर याद रहा, माइक ऑफ कर लोगे, माइक ऑफ कर लोगे सुमित, ठीक है। तो अम्ल पित्त में विबंध हो तो योग रत्नाकर ने वहां कहा था कंस हरितकी का प्रयोग, ठीक। वैसे शोध में देते हैं, वो बहुत जरूरी था। और ये भी बहुत जरूरी है कि रक्त पित्त के रोगी को अगर विबंध हो जाए तो क्या देते हैं? तो शशः सावास्तु का, हाँ बेटा, तो शश कहते हैं खरगोश के लिए, सावास्तु यानी बथुआ, तो बथुए के साथ खरगोश का रक्त, इसका पान कराना है। तो रक्त पित्त में अगर विबंध हो, बहुत बहुत जरूरी है, बिल्कुल याद रखोगे। बाकी देख लो, विदारी गंधादि गण के द्रव्यों का प्रयोग कराते हैं, वैदुर्य आदि मड़ियों का प्रयोग कराते हैं, ठीक है। तो मड़ियां जो होती है ना, मड़ियों का इफेक्ट होता है शीतलता देने वाला, ठीक है। तो ये कंडीशन है रक्त पित्त उष्णता वाली, तो इसलिए मड़ियों का भी प्रयोग कराते हैं। इसलिए आप देखोगे विष का प्रयोग जब कोई कर दे किसी के ऊपर, तो वहां भी आया मड़ियों का प्रयोग, क्योंकि वो विषाक्तता को शांत करने वाली है शीतल होने से। और लिखा है दूषित रक्त रोकने से कौन कौन सी व्याधियां होती हैं? दुष्प्रतिशय, शिरोविकार, कृमि, कोई खास बात नहीं, आगे चलता है। तो इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, कुछ रह गया क्या इसमें? योग वगैरह तो आया नहीं। पीछे 2 पेज रह रहे हैं अभी रक्त पित्त सर एक पीछे पेज से ज्यादा। एक मिनट, अच्छा ये पेज रह गए, ये पढ़ाए नहीं गए।
बेटा इसके पीछे 2 पेज हैं, वो रह गए, गलती से मैंने चैप्टर पढ़ा दिया मेन आगे का। मेन पॉइंट तो यही लिखे हैं, देख लोगे आपके पीछे 2-3 पेज हैं, उनमें लिखा हुआ है। तो ये है चैप्टर की भूमिका जो है, वो तो मेन चैप्टर हो गया वहाँ। तो यहां से देखोगे तो रक्तपित्त, सबसे पहले तो वासा एक द्रव्य है, इसका नाम बिल्कुल याद रख लोगे। वासा का पर्याय है अट्रूषक। रक्तपित्त की श्रेष्ठ औषध है वासा। ठीक, प्लस एक श्लोक पढ़ेंगे इसके लिए कि वासाया विद्यमानाया रक्तपित्त क्षय कासी किमर्थम अवसीदते। मतलब यह है कि रक्तपित्त, क्षय और कास, इनके रोगी अगर वासा अवेलेबल है तो परेशान ना हो, मतलब ठीक हो जाएंगे वो। तो हम लोग याद रखते हैं कि वासा क्या है, रक्षक है। रक्षक यानी रक्तपित्त, क्षय और कास, इन तीनों व्याधियों में काफी अच्छा है रक्षक। रक्तपित्त, क्षय और कास, क्लियर। तो वो यहाँ लिखा है रक्तपित्त की श्रेष्ठ औषध है। रक्तपित्त को लोहित पित्त भी कहा है चरक ने। रक्तपित्त 3 प्रकार का, मतलब गतियों के आधार पर डिवीजन देखा तो ऊर्ध्वक वाला जिसमें कफ दोष की प्रधानता होती है, अधोक वाले में वात दोष की प्रधानता, और उभयक वाले में वात और कफ दोष की प्रधानता। ये बात स्पेशली याद रखोगे, वात कफ। ठीक है, अगर भूल जाओ ऊर्ध्वक में कफ, कैसे याद रखोगे कि वमन क्यों होता है, कफ की वजह से होता है ना। तो ऊर्ध्वक वाले में कफ है इसलिए। अधोक वाले में पित्त नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना। पित्त तो कॉमन फैक्टर है, वो तो होगा ही होगा, रक्त पित्त है तो उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग। ऊपर वाले में कफ है, नीचे वाले में वात है। और उभयक वाले में त्रिदोष नहीं लिखोगे अपने मन से, वात कफ ही लिखना है, लोग त्रिदोष कर देते हैं इसको, वात कफ है। प्लस ऊर्ध्वक गति साध्य है, देखा था हमने। अधोक वाली याप्य है और उभयक वाली असाध्य है। ऊपर की गति 7 छिद्रों से होती है, नीचे की गति 2 छिद्रों से होती है, क्लियर। आगे देखें, एक दोषज रक्त पित्त साध्य है, दुई दोषज याप्य है, त्रिदोषज साध्य, बात हो गई। नेक्स्ट आ जाओ, कोरदूष और गंडीर, ये 2 द्रव्य बहुत बहुत जरूरी हैं, क्योंकि रक्तपित्त होता भी है इनकी वजह से, और जब हो जाए तो होने के बाद ये पथ्य भी हैं रक्तपित्त के रोगी को। तो कोरदूष और गंडीर रक्तपित्त के निदान भी हैं और रक्तपित्त में पथ्य भी हैं। एक और बात यहां लिख लो, पता नहीं आगे नोट्स में है या नहीं है, लिख लोगे कि रक्तपित्त के रोगी के लिए कौन सा रस पथ्य है। तो लिखोगे अम्ल रस। और इस बात को थोड़ा समझ लोगे, देखो ऐसा नहीं कि अम्ल रस अच्छा होता है रक्तपित्त के रोगियों के लिए। आप सोच के देखो कि अम्ल रस का भौतिक संगठन क्या है, बोलो कौन कौन से महाभूत हैं। अग्नि और अग्नि अग्नि और और पृथ्वी। जल। पृथ्वी। अग्नि और पृथ्वी, अग्नि और जल। अग्नि और जल। अग्नि और जल अग्नि और जल। है सर। पृथ्वी पृथ्वी अग्नि। पृथ्वी प्लस अग्नि अग्नि होते हैं, पृथ्वी ठीक है। मधुर में मधुर में होता है पृथ्वी प्लस जल, इसमें होता है जल पृथ्वी होता प्लस है। अग्नि, इससे अगले में होगा जी अग्नि सर। प्लस जल, क्लियर, ठीक है चलो। तो सेकंड वाले में आपने ये तो देख लिया, अग्नि तो होती है पृथ्वी के साथ, है ना। अब अग्नि तो बढ़ाएगी पित्त को भी और रक्त को भी, तो कायदे में तो नुकसानदायक है। लेकिन क्यों पथ्य लिखा है यहाँ, थ्योरी थ्योरी जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि रक्तपित हुआ क्यों होगा, कि व्यक्ति ऐसे रस खाता होगा जो पित्त को बढ़ाते हैं, और अम्ल रस सबसे बेस्ट है पित्त को बढ़ाने वालों में। तो जब कोई चीज आप लंबे समय प्रयोग करते हो ना, तो वो आपको पथ्य हो जाती है, भले ही नुकसान देने वाली चीज है। किसने पुराना चंद्रकांता देखा हो तो सांपों से कटवाते थे, वो पकड़ा गया अभी एलविश भाई, है ना, वो पार्टीज में कि सांप वाप लेके जाता था वो, सुना होगा न्यूज, आजकल पकड़ा गया है वो। तो होता क्या है, कोई चीज का प्रयोग करते रहने से ना वो चीज पथ्य हो जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट है कि अमरस ज्यादा खाया होगा इन लोगों ने, ज्यादा सेवन किया होगा, तो इसीलिए क्या हुआ इनके साथ, इनको अमरस ही पथ्य है। जैसे हम देखेंगे कि मद्यपान जो व्यक्ति करता है, जिसको मदात्य हो जाए, तो उसके लिए क्या पथ्य है, तो उसको मद्य ही देने के लिए कहा है। ट्रीटमेंट पढ़ोगे ना तो मद्य ही देने की बात आई है, क्यों, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, क्लियर। तो उसी तरह से है, लेकिन याद ऐसे रखना है कि अम्ल पित्त के रोगी को कौन सा रस पथ्य है, तो अम्ल रस लिख लो अगर नहीं लिखा हुआ है तो। आगे देखिए स्वर भेद। तो रक्त पित्त का पूर्व रूप भी है और उपद्रव भी है। तो पूर्व रूप में भी मिलता है और कॉम्प्लिकेशन भी मिलेगा बाद में। स्वर भेद बहुत जरूरी है। ऊर्ध्वक रक्तपित्त, इसका कारण बता रहे हैं क्या होता है, स्निग्ध और उष्ण आहार विहार। तो उष्णता तो कॉमन ही फैक्टर होने वाली है, चाहे अधोगत हो चाहे ऊर्ध्वगत हो, दोनों में देख पा रहे हो आप, उष्ण आहार विहार तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अंतर कहाँ आएगा, ऊपर वाला होता है कफ की वजह से, तो कफ को बढ़ाने वाला आहार कैसा होता है, स्निग्ध, क्लियर। तो कफ तभी बढ़ेगा। अधो वाला वात की वजह से होता है, वात कब बढ़ेगा, रूक्ष चीजें खाने से। तो रूक्ष और उष्ण आहार विहार, तो याद रखेंगे। आगे देखिए, ऊर्ध्वक रक्तपित्त, इसमें ट्रीटमेंट क्या कराते हैं, कह रहे हैं लंघन और तर्पण कराते हैं। लंघन और तर्पण,
अधोग रक्तपित्त के अंदर तर्पण और पेय का प्रयोग कराते हैं। ऐसे ही याद रखना जैसे लिखा हुआ है, बहुत कंफ्यूजिंग है, बुक्स में पढ़ोगे तो अगेन ये पॉइंट भी। तो ऊर्ध्वक वाले में लंघन और तर्पण समझ में आ रहा होगा, कफ दोष है तो लंघन करा दिया है ना, और फिर तर्पण कराते ही हैं किसी भी प्रोसेस के एंड में। अधोग वाले में तर्पण करा रहे हैं, वात बढ़ा हुआ है क्योंकि, और पेय का प्रयोग कराते हैं। ठीक है, तो यहीं पर दिया हुआ है कि तर्पण जो है बेसिकली ऊर्ध्वक वाले में आंसर लगवाता है, आपकी बुक्स में जो लगवाता है वो ऊपर वाले में लगवाता है, ऊर्ध्वक रक्तपित्त में तर्पण। अगर एक आंसर पूछे रख के ना दे, ये लंघन तर्पण और तर्पण पे ऐसे रख के ना दे, आपसे पूछे कि तर्पण किस रक्तपित्त की चिकित्सा है ऐसा करके, तो आपको लगाना है ऊर्ध्वक रक्तपित्त में। ठीक है, और पेया वो लगानी है अधोक के अंदर। अगर इस तरह ना दिया हो पूरी पूरी लाइन रख के, क्लियर। ऐसे ही लगवाया है क्योंकि बेटा उसमें कॉन्सेप्ट में ढूंढोगे, ऐसे ही लगवाया है, पहले क्वेश्चन आ चुका है, एमपीपीएससी में आ चुका है, तो ऐसे ही लगवाया है उसमें, तो हम वही मान के चलते हैं। रक्तपित्त में अगर कफ का अनुबंध हो तो यूष और शाक का प्रयोग कराते हैं। यूष और शाक यानी ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं कफ को सबसाइड करने का काम करेंगे, यूष और शाक देना है। और अगर वात का अनुबंध हो तो वात को सबसाइड करने के लिए मांसरस। ठीक है, नेक्स्ट देखो संशोधन के बाद क्या कराते हैं। कहते हैं संशोधन कराया अगर आपने तो उसके बाद क्या कराओगे, तो ऊर्ध्वक रक्तपित्त में तर्पण कराएंगे और अधोग रक्तपित्त के अंदर यवागु कराएंगे। लेकिन इसमें भी कह रहे हैं कि अगर वात बढ़ा हो तो मांस रसी प्रयोग कराओ, यवागु मत दो, फिर वो नुकसान करेगा। जैसे आप लोगों ने ज्वर में देखा होगा, ज्वर में क्या लिखा था कि आचार्य चरक कहते हैं इतने रात्रि इतने दिन के बाद घृतपान कराना चाहिए, कितने के बाद, 10 10। गुरु और प्रसाद में आचार्य सुश्रुत 12 दिन 12। लेकिन वहां भी उन्होंने लिख दिया, 12 उन्होंने वहां भी लिखा है कि ये भी देखना है कि अगर 12 दिन में भी आपको ऐसा लगे कि आम है, हाँ, तो ऐसा नहीं कि स्नेह दोगे फिर आप रहन दोगे, फिर वो यवागु वगैरह कंसिडर करोगे। ठीक, सेम यहाँ पे है। तो ऊर्ध्वक रक्तपित्त के अंदर तर्पण कराओगे, अधोग में यवागु का प्रयोग कराओगे, लेकिन अगर वात बढ़ा हो तो अधोग में अभी भी आप मांस रस का प्रयोग कराओगे, यवागु का नहीं कराओगे। ये क्वेश्चन है, मैंने पूछा होगा तो लिख दिया, अच्छी बात है, कि किस व्याधि में अगर स्वरभेद लक्षण आ जाए तो वो व्याधि असाध्य हो जाती है। तो आंसर है गलगंड, ये बिल्कुल याद रखेंगे, गलगंड। लक्ष्मी, Yes, sir. किस या किन व्याधियों का पैतृक भेद नहीं होता। Sir, the what your बेटा आधा आंसर तो यही लिखा हुआ है, इसीलिए आधा पूछा है बस। सर वो गलगंड और उसका चतुर्भुज का क्लियर है, ठीक है, चतुर्थक ज्वर है ना, तो गलगंड और चतुर्थक ज्वर इन रोगों के पैतृक भेद नहीं हो, याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि ये। आगे देखेंगे, यहाँ बेटा कुछ योग लिखे हैं। खरजुरादि मंथ होता है एक, वो मदात्य में यूज किया जाता है, मदात्य। खरजुरादि घृत है वो राजक्षमा में यूज करते हैं। खरजुरादि तर्पण रक्त पित्त में यूज करते हैं। ठीक है, तो याद कैसे रखोगे, देखो खरजुरादि मंथ, तो माँ से मंथ और माँ से मदात्य, तो मंथ कहाँ देते हैं, मदात्य के अंदर। फिर खरजुरादि घृत वो देते हैं राज्यक्षमा के अंदर, क्योंकि राज्यक्षमा की ऐसी कंडीशन है जहाँ धातुओं का क्षय हो चुका होता है बहुत ज्यादा। तो धातु क्षय में क्या करते हैं पेरेंट्स भी हमारे, कि लो बच्चों को घी खिलाते हैं खूब के, खाओ भाई इससे तुम हेल्दी हो जाओगे। तो वही कॉन्सेप्ट है खरजुरादि घृत राज्यक्षमा के अंदर। जितेंद्र, जीर्ण ज्वर में कौन सा योग बताया है आचार्य चरक ने, जीर्ण ज्वर में, चरक ने क्या इन जनरल जीर्ण ज्वर में कौन सा योग देता है, और कोई। जय मंगल रस। जय मंगल रस, ठीक है। जय मंगल रस। चरक में नहीं है वो, मैंने गलती से बोल दिया था। तो जय मंगल रस है, जीर्ण ज्वर के अंदर देते हैं। तो वहां भी यही चीज है कि धातुएं हैं बहुत सारी उसके अंदर, आपको बताया था पढ़ाते समय, स्वर्ण इत्यादि बहुत धातुएं हैं। ठीक, तो खरजुरादि घृतन राज्यक्षमा। खरजुरादि तर्पण कहाँ देते हैं, रक्त पित्त के अंदर। अब बता रहा हूँ कि उष्णता वाली कंडीशन है, अभी कुछ दिनों में देखोगे सड़कों पे आम पन्ना बिकने लगेगा, इस तरह की बहुत सारी चीजें बिकेंगी, गन्ने का रस बिकेगा, क्यों, कि थोड़ा सा गर्मी में शांति मिले, तो वो तर्पण करने वाली चीजें कहलाती हैं। तो सेम है, खरजुरादि तर्पण दे रहे हो तो रक्त पित्त में, क्योंकि उष्णता वाली कंडीशन है, तो इससे आइडेंटिफाई कर पाओगे। दूसरा यहाँ एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि जितने भी अम्ल रस होते हैं ना वो पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन दाडिम और आम्ल की ये अपवाद है, स्पेशली याद रखना। दाडिम यानी अनार ऐसा है कि जो पित्त को नहीं बढ़ाता, ठीक है, अम्ल होते हुए भी। इसी तरह आंवला है, वो भी अम्ल होते हुए भी पित्त को नहीं बढ़ाता है। और एक सवाल पूछा जाता है आपसे कि कौन सा ऐसा द्रव्य है जिसमें अगर जिसको अगर हाई टेम्परेचर पे भी रख दिया जाए तो भी उसमें अवेलेबल विटामिन सी नष्ट नहीं होता, तो वो आंवला कौन सा है, आंवला आंवला बेटा। आंवला है। ठीक है, तो विटामिन सी टूट जाता है हाई टेम्परेचर पे, लेकिन यहाँ नहीं टूटता, तो याद रखोगे।
आंवले के साथ। नेक्स्ट देखिए, कुछ योग लिखे हैं इस चैप्टर के। वासाघृत, शतवर्याधिघृत, पंचमूलघृत। अब पहला जो योग देख रहे हो वासाघृत, देख लेना, आपने पीछे ज्वर में पढ़ा था वासा अधिघृत, वो क्वेश्चन बीएचयू में 2 बार रिपीट किया। ठीक है, एक टाइम था बीएचयू का पेपर बड़ा स्टैंडर्ड का मानते थे, तो वासाधिघृत का क्वेश्चन बीएचयू में 2 बार रिपीट किया था उन लोगों ने कि जीर्ण ज्वर में देते हैं, वो वासा अधिघृत है। ये क्या है? वासाघृत। आदि नहीं है, तो ये रक्त पित्त के अंदर है। शतवर्य अधिघृत, पंचमूल घृत, तो बीएसपी करके ट्रिक है, चाहो तो याद कर लेना। कुछ और नाम लिखे हैं बेटा, एग्जाम में कोई नाम नहीं आता इनमें से जनरली, लेकिन फिर भी आपको याद करना है, तो एक ट्रिक यहाँ भी लिखने की कोशिश की है कि खीरे खजूर की लाज 8 पग में उड़ी। होता है ना, हम लोग कहीं जाते हैं, शुरू में हम लोग थोड़ा शर्माते हैं, झिझकते हैं, बोले ना बोले, आप में से कई लोग थे यहाँ बोलते नहीं थे शुरू में, क्लास जब शुरू हुई थी, ठीक, लेकिन फिर समय के साथ बोलने लगते हो। तो वो ये है कि 8 पग चल रही है, एक बार थोड़ा सा चल रही है, फिर वो लाज जो है चलेगी, ठीक है, अभी बोल देंगे, सब कोई बात कह देंगे सर को। तो खीरा मतलब किरातिक्त आदि चूर्ण, खजूर यानी खरजूर आदि तर्पण, लाज यानी लाजा तर्पण, 8 पग, 8 यानी अटरूषक आदि क्वाथ, पग यानी पद्मक आदि क्वाथ, उड़ी यानी उशिर आदि चूर्ण। मुस्कान, जरा क्वेश्चन करो किसी से भी, मैं 5 मिनट्स में आ रहा हूँ, क्वेश्चन करोगे किसी को भी जल्दी, चिकित्सा के, ठीक। डॉक्टर मनीषा, चिकित्सा सूत्र क्या है ज्वर का? डॉक्टर मनीषा, चिकित्सा सूत्र ज्वर का, ज्वर का चिकित्सा सूत्र, ज्वर का चिकित्सा सूत्र जो सबसे पहले बताया भेषज रत्नावली का, भेषज रत्नावली का है वो सबसे पहला जो सूत्र है। साम ज्वर तब होता है तो जरादो लंघन ज्वरादो मध्यम पाचने अंते अंत तो अंत में विरेचन बीच में रह रहा है। जरादो लंघने मध्यम पाचने निरामे में सशमने शमनम ज्वरांत विरेचन। सुदर्शन चूर्ण, डॉक्टर शिवांगी, सुदर्शन चूर्ण का अनुपान क्या है? शीतल जल। डॉक्टर श्री शर्मा, चंद्रोदय रस जो होता है वो कहाँ पे यूज करते हैं? चंद्रोदय रस चंद्रोदय रस पित्त में और प्रदर में। नहीं, नपुंसकता। जो मृत संजीवनी सुरा है और श्रेष्ठ कस्तूरी युक्त कौन सा आसन यूज किया है ज्वर में? मृत संजीवनी सुरा और कोई भी बता दो, मृत संजीवनी सुरा और श्रेष्ठ कस्तूरी रत्नगिरी रस जो होता है, कोई भी आंसर दे देना। रत्नगिरी रस जो होता है वो कहाँ पे यूज करते हैं, किस ज्वर में यूज करते हैं? नवज्वर में। चंद्रकला रस का यूज कहाँ पे करते हैं? प्रदर और पैथिक हृदय व्यथा कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? हृदय व्यथा एक वेग, जो वेग निग्रहण वाला चैप्टर है 7, चरक सूत्र 7, वहाँ पे हृदय व्यथा दो जगह होती है, शपथ करके था 2 जगह होती है, एक तो तृतीयक में नहीं है, चतुर्थक में है, और चतुर्थक में है, और एक लास्ट तृतीयक, हाँ 2 जगह पे है लास्ट वाले में। मैं पूछ रही हूँ, वेग निग्रह चैप्टर जो है, वेग अवधारण चैप्टर, जहाँ पे वेग धारण के लिए बताई है, वहाँ पे 2 जगह पे हृदय व्यथा बताई है। कौन कौन से वेग को रोकने पर हृदय व्यथा होती है? वो क्या, चलो, पिपासा लग रही होगी, पानी पी लो हाँ। थोड़ा। और कोई ध्यान आया इसके बाद? नहीं आया? पिपासा और शुक्रवेग धारण है बेटा। ठीक है, चलो वापस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है मुस्कान, थैंक यू। आगे देखो चलो। तो बेटा यहाँ एक ट्रिक लिखी हुई है, खीरे खजूर की लाज 8 पग में उड़ी। ठीक, अब देख लो, आप लोग के माइंड में फिर वो डाउट आता है, क्योंकि आता ही है, तो उसको क्लियर कर देता हूँ। जब आगे बढ़ेंगे ना चैप्टर्स के अंदर, तो आपको ऐसा मिलेगा, कहीं लिखा होगा चूर्ण, कहीं लिखा होगा तर्पण, कहीं घृत, कहीं यवागु, ऐसे बहुत सारे नाम मिलेंगे आगे लिखे हुए। मेन शब्द होगा पहले कि उशीर है या किरातिक्त है या खजूर है, कुछ भी, उसके आगे एक शब्द लिखा होगा। ठीक,
आप अगर याद करने की कोशिश भी करोगे ना तो बुरी तरह उलझ जाओगे। तो याद करने की कोशिश मत करना कि कहाँ चूर्ण की बात है, कहाँ तर्पण, कहाँ क्वाथ, कहाँ कुछ नहीं। आपके सामने एग्जाम में सिंपल 4 ऑप्शन रखे आएंगे। अगर क्वेश्चन आया मान लो कि उशीर आदि चूर्ण बताओ कहाँ इस्तेमाल होता है, मान लो ऐसा रख के दे दिया उसने, तो वो ऑप्शन देगा ज्वर, रक्तपित्त, कुष्ठ और कुछ और रख देगा। तो आपको ट्रिक याद है चैप्टर की, खीरे खजूर की लाज 8 पग में उड़ी। तो उड़ी मतलब उशीर, आपका निकल गया तो निकल गया, उशीर नाम आया, खत्म। वो ऐसा नहीं देगा कभी भी कि बताओ रक्तपित्त के अंदर इनमें से क्या देते हैं। तो ऐसा नहीं रखेगा उशिरादि चूर्ण, उशिरादि मंथ, उशिरादि घृत, उशिरादि क्वाथ। अगर ऐसा दे तो बेझिझक छोड़ देना, क्योंकि 99% लोग वो क्वेश्चन गलत करके आने वाले हैं, तय बात है। और वो क्वेश्चन किसी पागल नहीं बनाया है। ठीक है, ये मान के कह देना भाई, कहते हैं ना पागल आदमी को अकेला छोड़ देते हैं, कि तुम अपने पागलपन के साथ एकांत में रहो तो उसे छोड़ देना, कि तुम भाई हम नहीं लगा रहे। क्लियर? तो ज्यादा परेशान मत होना, ट्रिक जो याद करोगे वहां से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो खीरे खजूर की लाज 8 पग में उड़ी। तो खीरा मतलब किरातिक, खजूर मतलब खरजूर, 8 लाज मतलब लाजा आदि तर्पण, 8 यानी अटरूषक आदि क्वाथ, पग से पद्मक आदि क्वाथ, उड़ी से उशिर आदि चूर्ण। तो देख लेना, एग्जाम में कभी पूछे नहीं गए हैं। पूछता है कोई सवाल तो अटरूषक के ऊपर ही आता है, वो मैंने आपको बता दिया कि अटरूषक या भाषा, वो तो आप जानते हो, श्रेष्ठ है। और आगे चलो, यहां से आते हैं बेटा सवाल, अगले पार्ट्स बहुत जरूरी हैं। कि नासागत रक्तपित्त में दूर्वा सोरस का नस्य दिया जाता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन मॉडर्न का भी आता है आपसे, क्या कि मतलब प्राइमरी केयर आप क्या करोगे। ठीक है, नासागत रक्तपित है मान लो, या कोई भी तरीके की मान लो हैवी ब्लीडिंग हो रही है, एक्सीडेंट हुआ है, तो वहां सबसे बेसिक चीज आप क्या कर सकते हो, या इंटरव्यू के अंदर, तो प्रेशर बैंडेज जो होता है ना, प्रेशर देना। जब कुछ ना समझ में आए तो प्रेशर, वो जरूर याद रखोगे। ठीक है, बाकी आप देख लो। नासागत रक्तपित के अंदर दूर्वा सोरस का नस्य दिया जाता है। दूर्वा घास जो होती है, मूत्र मार्गत रक्तपित के अंदर शतावरी शीर का प्रयोग करता है। मूत्र मार्गत रक्तपित में शतावरी शीर। गुद मार्गत रक्तपित के अंदर मोचरस सिद्ध शीर देते हैं, मोचरस सिद्ध शीर। ठीक है, आगे चल के आप पढ़ोगे भी, मोचरस की बस्तियां भी देते हैं, आगे चल के आप देखोगे परिकृतिका वगैरह रोग हो जाते हैं उनमें दी जाती है, तो ऐसे भी रिलेट कर लेते हैं। शालमली, मोचरस, ध्यान आ रहा होगा ना, पंचकर्म जिन लोगों ने पढ़ा है। तो गुद मार्गत में मोचरस सिद्ध शीर, मूत्र मार्गत में शतावरी शीर, नासागत रक्तपित में दूर्वा सोरस का नस्य। बिल्कुल याद कर लेना, तीनों पॉइंट बिल्कुल हिट है क्वेश्चन। आगे देखिए, ग्रथित रक्तपित में पारावत, शक्रद और मधु। पारावत यानी कबूतर की विष्ठा, ठीक है, और मधु का प्रयोग, शहद का। ग्रथित रक्तपित के गांठदार रक्त आरो मान लो, या क्लोटिंग जैसे हो गई उस तरह वाला, तो पारावत, शक्कर और मधु का प्रयोग कराता है। रक्तपित में अगर शोष का संबंध हो, अगर आपको लगे पेशेंट इतना लीन थिन है कि भाई संशोधन नहीं सहन कर सकता हो, तो क्या कराना है, संशमन क्रियाएं करानी है। भैषज रत्नावली और चक्रदत्त ने एक योग दिया, एलादि गुटिका। कहाँ दिया, रक्तपित के अंदर। इसमें मधु की भावना होती है। बहुत बहुत जरूरी योग है, बिल्कुल याद रखना। लेकिन इससे भी जरूरी है कि चरक ने सेम योग कहाँ बताया, शतशीण, चैप्टर नंबर 11 आप पढ़ोगे, शतशीण चिकित्सा अध्याय, वहां बताया है। तो दोनों बातें जरूरी हैं, कि रक्तपित्त में देते हैं राधी गुटिका चरक ने, लेकिन शतशीण में दिया है, प्लस मधु की भावना, ये भी बहुत जरूरी बात है, मधु की भावना। कुछ और योग लिखे हैं उन पे सवाल नहीं आते, जैसे कामदेव घृत है, उशीरासव है। ये बेटा आगे जो राइटर लिखे हैं ना, आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं, ठीक, ये नहीं पूछे जाते, बस लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो कामदेव घृत, उशीरासव, सुधा निधि रस, रक्तपित कुलकंडन रस, कूष्मांड खंड अवले। तो कूष्मांड लोग सुना होगा आपने, कहते हैं कि अच्छा होता है काफी उष्णता वाली कंडीशन में। पेठा, जो पेठा होता है ना, वो खाते हो आप लोग, तो वो इससे बनता है समझो। ठीक है, तो नाम देख लेना बस, और तो कुछ नहीं। यहाँ वही ट्रिक लिखी है हमारी, कि वासा रक्षक होता है, तो रक्तपित क्षय काश में उपयोगी है। इस पूरे श्लोक को आप पढ़ोगे तो वही बात लिखी हुई है, तो हम बात नहीं करेंगे इसकी अभी। अम्लपित्त में कैसी चिकित्सा करते हैं, अच्छा ये रक्तपित रोग है, ठीक है ना। एक दूसरा रोग होता है अम्लपित्त, दोनों अलग हैं। अम्लपित्त कहते हैं हाइपर एसिडिटी किसी को हो जाती है, ऐसे कि खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, जलन हो रही है, वो सब। और ये जो हम पढ़ रहे हैं रक्तपित्त, जहाँ रक्त का स्राव होता है। तो थोड़ा चिकित्सा का पॉइंट है, ब्रेक के बाद देखेंगे, क्योंकि बीच में खत्म हो जाएगा सेशन अदरवाइज। तो ब्रेक के बाद देखते हैं, चिकित्सा की बात करेंगे थोड़ा सा। जो पढ़ा इसमें किसी को डाउट नहीं? ठीक है, 10 मिनट का एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे चिकित्सा के साथ। कोई अगर डाउट हो तो वहीं ले लेना स्टार्टिंग में। थैंक यू। 10 मिनट बाद।